हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल पे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं उनके लिए समय समय पे सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। अलग अलग लाभ और बेनिफिट उन सभी को दिए जाते हैं। इन्हीं में से एक बेनिफिट है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, वो है ई श्रम कार्ड। अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है वो है सीएससी सेंटर में जाके, जिसके लिए वहां पे आपको कुछ पेमेंट करनी होती है और उसके बाद वहां पे आपका ई श्रम कार्ड जनरेट करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप खुद से अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके खुद से ही अपने मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करके और अपने आधार ओटीपी के थ्रू अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं, यूएएन नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे ही ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबा के सेट कर दीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ishram.gov.in इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले से अपना ई श्रम कार्ड बना रखा है, उसमें आप किसी भी तरीके का अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके आप अपने ई श्रम कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक नया ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाएंगे। अब देखिए, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे रेडी रखना है। इसके साथ ही आपको आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल भी एंटर करनी है, यानी कि अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर फिल करनी होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक नए ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रीफर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, यानी कि रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप इस कॉलम में एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ईपीएफओ के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप ईसीआईसी के मेंबर हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आप नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज पे आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है। जो भी आपका आधार नंबर हो यहाँ पे इन कॉलम में आप एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी। तो यहाँ पे आपको इसको ओटीपी के ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप एंटर करेंगे। यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इस पर आप टिक लगा देंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू टू एंटर द अदर डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जितने भी स्टेप दिए गए हैं ई श्रम कार्ड बनाने के लिए, ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई अल्टरनेट या इमरजेंसी मोबाइल नंबर है, घर के किसी और मेंबर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल ID एंटर करनी है, लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रेड कलर के स्टार जहाँ पे दिए गए हैं ये सभी कॉलम आपको फिल करने मैंडेटरी हैं, बाकी के कॉलम ऑप्शनल हैं। अब आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फादर का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी के ऑप्शन में आएंगे, जहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी यहाँ
पे आपको अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसको चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप विकलांग या दिव्यांग हैं तो यहाँ पे आप येस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो के ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट रहने देंगे। इतनी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में आ जाना है, जहाँ पे आपको नॉमिनी बनाना होता है, जो कि आप अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। इसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे, उनका नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, उनका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशनशिप विद पॉलिसी होल्डर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको बताना है कि जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है वो आपके क्या लगते हैं, वो आपके हस्बैंड हैं, सन है, फादर हैं, ग्रैंडफादर है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस में जो भी नॉमिनी का एड्रेस हो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप अगले सेक्शन में एंटर कर जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल डिटेल देनी है, जिसमें आप अपना होम या नेटिव स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी स्टेट हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे स्टेट स्पेसिफिक आईडी पूछी जा रही है, जिसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे करंट एड्रेस के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस बताना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो यहाँ पे आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर, आपकी लोकेलिटी एंटर करनी है। यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील होगी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी सिटी होगी उसे यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्टेइंग एट करंट एड्रेस, यानी आप जो पता आपने यहाँ पे दिया है उस पते पे कब से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने करंट एड्रेस दिया था, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी इसी तरीके से दे देना है। आपको अपने अर्बन या रूरल एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड को यहाँ पे एंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अगले स्टेप में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो उसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर यहाँ पे आपने नॉट लिटरेट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। और वैसे भी अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ग्रेजुएट भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि इसके आगे यहाँ पे आपको स्टार लगा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी मंथली इनकम स्लैब पूछी जा रही है कि आपकी इनकम कितनी है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप मंथली कितना कमाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर भी सकते हैं, या फिर ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसे भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स की जानकारी देनी है, जिसमें आपको सबसे पहले बताना है कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। आपको अगर इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आपको एनसीओ कोड की एक लिस्ट दी गई है, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप कारपेंटर का कोई काम करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में अपना ऑक्यूपेशन टाइप करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कारपेंटर टाइप किया तो यहाँ पे नीचे दो लिस्ट आ गई हैं कि अगर आप कारपेंटर का काम करते हैं तो कारपेंटर में किस तरीके का काम यहाँ पे आप करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको अगले कॉलम में आना है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन ईयर्स, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए अगर आप कारपेंटर के साथ साथ कोई और काम भी करते हैं, यानी एक से ज़्यादा काम करते हैं, तो उसका भी ब्यौरा यहाँ पे आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आके सेम तरीके से दे देना है। अगर आप सिर्फ एक ही तरीके का काम करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को खाली छोड़ देना है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर भी सकते हैं, या फिर इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट में दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए लास्ट में आप बैंक डिटेल के ऑप्शन में आ जाते हैं। बाकी सभी डिटेल आप फिल कर चुके हैं। बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर हो आपको अपनी पासबुक में एक बार चेक कर लेना है और बिल्कुल सही से यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के सेक्शन में आके एक बार दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर आप एंटर करेंगे। अकाउंट होल्डर का जो भी नेम हो वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद लुकअप फॉर IFSC कोड, यहाँ पे आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। IFSC कोड जो बैंक की आपकी पासबुक होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैंक मर्ज हो चुके हैं तो उसका IFSC कोड चेंज हो चुका होता है। तो आपको अपना IFSC कोड या तो इंटरनेट से सर्च कर लेना है या फिर अपनी ब्रांच से पता कर लेना है, अगर आपको अपने बैंक का IFSC कोड नहीं पता है। जैसे ही आप यहाँ पे IFSC कोड एंटर करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक का नेम और ब्रांच का नेम यहाँ पे फिल होके आ जाएगा और यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद देखिए जितनी भी डिटेल आपने इस फॉर्म में ऐड की है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जो भी फॉर्म में आपने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो यहाँ पे बिल्कुल आपको लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स पे सबसे पहले आपको टिक लगा देना है और सभी डिटेल अगर सही है तो तभी सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन बाकी है तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके यहाँ पे आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं आपके सामने आपका जो UAN नंबर है वो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा और साथ ही आपको ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपना ई-श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ई-श्रम कार्ड पोर्टल पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आके आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।